क्या है कि मतलब दलित अर्थात मलिन, यानी आपने जो मैला ढोया है, पखाने साफ किए हैं, तो वो जो सोच है तुम लोग में, वो नज़र आती है। हम लोग मिलकर इस कारवां को लेकर आगे बढ़ें और जिन भी लेखक की रचनाएं आती हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस पर संवाद रखें। ये पूरी कोशिश है। उसी कड़ी में हमारा जो पहला सवाल विद्यार्थियों की तरफ से आ रहे हैं, जो आया और सर ने उसका बहुत ही उम्दा जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि रचनाएं नहीं आ रही हैं, रचनाएं लगातार आ रही हैं, पर उन रचनाओं को कितना पढ़ा जा रहा है, कितना मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अंजलि जी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, जो बहुत ही बढ़िया उनकी रचनाएं हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग उसको पढ़ें, जिससे पता चलेगा कि दलित साहित्य का जो फ्लेवर है वो बढ़ा है। जब हम वानखेड़े सर की कहानियाँ पढ़ रहे थे, उस कहानियों में जो बिंदु आए हैं, गजब के बिंब आए हैं। एक कहानी आपकी है जिंदगी और प्यास, काली चींटी लाल चींटी। सोच भी नहीं सकते हैं कि काली चींटी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और लाल चींटी के माध्यम से, और कैसे ब्राह्मणवाद को काली चींटी में पिरोया गया है कि उनको खिलाया जाता है और सब कुछ किया जाता है और ये कहा जाता है कि उससे पुण्य मिलेगा, और जो दलित है, जो भूखा है, जो प्यासा है, उसको नहीं दिया जाता और उसकी उपेक्षा की जाती है। जब हम किसी ब्राह्मण को कुछ देते हैं, आप लोगों ने समाज में देखा होगा, हम अगर चंदा लेने जाते हैं तो हमें बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। 100 रुपया भी पॉकेट से सर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन मंदिर के नाम पर 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया ऐसे दे दिया जाता है कि लगता है कि अभी भी जेब में से और पैसा निकल सकता है। तो ये जो मानसिकता है, जब हम इस कहानी में पढ़ेंगे तो ये कहानी एक अलग बिंब लेकर जाती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि सर ने जो उपन्यास का यहाँ पर वाचन किया, वाचन जिस तरह से उन्होंने किया, हमें लगा था कि हम खो गए हैं उसमें, क्योंकि जिस परिवेश का आपने वर्णन किया, लगभग हम सभी लोग उस परिवेश से आते हैं, और वो लग रहा था कि वो परिवेश आपके उपन्यास का नहीं है, उन पात्रों का नहीं है, वो हमारा अपना है। और जब घासलेट से जब दिया जलता है, वो भी दिया नहीं, वो जो चिमनी होती है, और चिमनी कौन सी, जो कांच का जो है वो होता था, सीसी होती थी, उस सीसी में छेद करके और उसमें से जो कपड़ा डालकर और फिर उसमें जो है जलाया जाता था और उसको जगह जगह रखा जाता था, वो लगता था कि ये हमारा है। वो मिट्टी का तेल, घासलेट के कई रूप आपकी कहानियों में भी आए हैं, घासलेट है, मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, इस तरह करके इन्होंने शब्दों का लेखक ने प्रयोग किया है। एक है महत्वपूर्ण बात कि अगर इस उपन्यास को बारीकी से देखा जाए, जो आजकल बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या करना बंद कर देंगे, क्योंकि घर में संवाद नहीं है। पिता मोबाइल लेकर कहीं और चला रहा है, माँ मोबाइल लेकर कहीं और चला रही है, बच्चे कहीं और चला रहे हैं, सबके कमरे अलग हैं, खाना अलग खा रहे हैं, कोई संवाद नहीं है। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो सबके हाथ में मोबाइल है। एक नई दिशा ये उपन्यास दे रहा है कि संवाद चल रहा है, और संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम संवाद करेंगे तब हम बच्चे को अपनी बात बताएंगे और बच्चा अपनी बात हमें बताएगा। और चूंकि संवाद नहीं है तो बच्चा भी हमारी संस्कृति को नहीं जान रहा है, और बच्चे के अंदर जो हलचल है, उस हलचल को हम नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह का उपन्यास जो है, उस मनोविश्लेषणात्मक रूप से हमें तैयार करता है कि हम कैसे जो है बच्चे की मानसिकता को पकड़ें। इस रूप में भी
इस उपन्यास की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने के लिए तो इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है और मैं आपसे सर अनुरोध करती हूँ कि अगली बार समय लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं सब आपसे कुछ ना कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। अलका का सवाल भी रह गया अधूरा और यहाँ बैठे सभी लोगों का सवाल अधूरा रह गया है और हम लोग ये संवाद की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड में जैसा भी होगा वो हम लोग करते रहेंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है कि आप दलित लेखक संघ का साथ दीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। बस मैं यही पर जो है अपनी वाणी समय में जितना भी लिखा जा रहा है, सर ने जो लिखा है मतलब वो एक तरह बेहतरीन है। मतलब वाल्मीकि जी के बाद अगर हम किसी को पढ़ते हैं शिल्प की दृष्टि से तो वो सर है, क्योंकि हमेशा से दलित साहित्य पर ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ शिल्प नहीं है, बिंब नहीं है। लेकिन जब सर की कहानियों को और सर के उपन्यास को हम जब ये पढ़ेंगे तो हर एक लाइन एक शिल्प का निर्माण करती है और वो एक प्रतीक है। जैसे सर की एक कहानी का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, छोटा सा है। खाप कहानी है कि धूल के साथ साथ कंकड़ भाग रहे हैं। पहला धूल, हवा, कंकड़ की मार खा रहा है। तो ये जो कंकड़ है अगर हम लोगों के रास्ते में ना आए तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं और ये धूल हमें क्या करती है, बार बार रोकने का प्रयास करती है। इसी तरह से सर की एक और कहानी थी जिसमें एक वर्णन है कि जाति जो है, जब हम स्कॉलरशिप लेने जाते हैं तो जाति का जो कॉलम है वो काट दिया जाता है, यानी वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, एक पहचान थोप देते हैं। जस्ट डांस कहानी जिस पर बहुत अधिक चर्चा हुई है, उसमें जो भूरिया जो उसका सरनेम है आदिवासी जाति का, वो उसकी पहचान है, वो उसका क्षेत्र है, वो प्रदेश है, वो उसकी पहचान है। वो उस पहचान को स्थापित करना चाहता है। लेकिन जो ये वर्चस्ववादी जो समाज है, जो एक वर्ग है, उसने हम पर वो एक थोप दिया है कि नहीं, आप हम में शामिल तो हैं, लेकिन हम आप वो जो नियम और शर्तें लागू के आधार पर जिस तरह से हमें आपका प्रयोग करना होगा हम वो प्रयोग करेंगे। वो प्रयोग करेंगे हम वोट में। आप एक नंबर है, ये जातीय सर्वे हो रहा है, आप एक नंबर है, इस नंबर के आधार पर ही क्या है, वोट की राजनीति होगी। लेकिन जब अधिकार देने की बात आएगी तो हम आपकी टांग खींच लेंगे। तो ये वो मतलब बेहतरीन कहानी है और अशोक जो है वो दृढ़ता से वो खड़ा रहता है कि मेरी अस्मिता, मेरी पहचान है, आप मुझे इससे छीन नहीं सकते। आपने कैसे तय कर लिया कि जाति, मेरा भाषा, मेरा धर्म ये है जो आप लिख रहे हैं? ऐसा नहीं है। मेरी जाति मेरी है, मेरी पहचान मेरी है, मैं भूरिया जाति से हूँ तो वो मेरी पहचान है, आप उस पर अपनी पहचान थोप नहीं सकते। जातिवादी जो ये जाति सूचक जो शब्द हैं जो गाली की तरह प्रयोग की जाते हैं, जैसे तुम लोग कहानी है, तुम लोग खाली दो शब्द नहीं है, वो इतिहास है, वो एक सवर्णवादी मानसिकता है कि हम लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो निमंत्रण को हमने बहुत खुशी के साथ, बहुत आदर के साथ, बहुत गर्व के साथ उनके निमंत्रण को हमने स्वीकार लिया। बहुत खुशी के साथ इसलिए कि रामदेव जी और नीलम जी दोनों बहुत सालों से, लंबे सालों से हम परिचित हैं, हम दोस्त लोग हैं और उनके मित्रों से परिचित होने का अवसर भी है। मैंने खुशी के साथ, हम दोनों ने खुशी के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात यह है कि बहुत आदर के साथ मैंने जानबूझकर इसका प्रयोग किया है कि इधर चर्चा हुई है एक महान रचनाकार की रचना पर, उनके उपन्यास पर। देखिए, दलित लेखक संघ जो है समकालीन रचना पर चर्चा करते हैं, खासकर दलित लेखकों की रचना पर चर्चा करते हैं। दलित रामविलास शर्मा ने कहा है, हम सबको मालूम है, हिंदी साहित्य में बहुत सारी मान्यताएं हैं, मान्यताओं को स्वीकृति भी मिली है, मान्यताएं मिली है बहुत संघर्ष के बाद। संघर्ष हम भूल जाते हैं, मान्यताएं याद रखते हैं। लेकिन ऐसी एक मान्यता दलित लेखन को मिली है, इसके कोई भी क्या है, शून्यता कुछ भी नहीं है। आज का दलित लेखन जो है इसमें पराधीनता या स्वाधीनता का विषय मात्र नहीं है, सामाजिक जीवन की समग्रता उसमें है, सामाजिक जीवन का यथार्थ इसमें है। सर ने एक मिनट दे दो, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, तो भारती जी ने उसका विस्तार से
उन्होंने उसका विस्तार उन्होंने किया कि हमारे अंदर मन में एक भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर तेरी जाति है, मेरी अपनी जाति को आप पर थोपना हम चाहते। इसी प्रकार एक हीना बोध पैदा करके आज के जो फांसीवादी ताकतों ने हम पर एक हीनता बोध पैदा पैदा कर लिया है, पैदा कर दिया है। इस हीनता बोध को आगे बढ़ाने का प्रयास आज के फांसीवादी ताकत कर रही है। इसे रोकने के लिए, इसको संघर्ष करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए दलित लेखक संघ क्या करना है, उनकी समकालीन रचनाओं की चर्चा की जरूरत है। इसे मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। इसके जुटने का अवसर हम लोगों को मिला है, हम दोनों को मिला है, इसे क्या है धन्यवाद भी अदा करती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि बहुत आदर के साथ, गर्व के साथ इस दलित लेखक संघ के इस कार्यक्रम को मैं देखती हूँ। केरल से हम आए हैं, आप लोगों को नमन करते हुए, सारी शुभकामनाएं अदा करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। उनके कहानी के एक संदर्भ है, इसमें वो बता रहे हैं कि अंधेरे में भी इस उजाले में भी कितना उजाला है। लेकिन हमारे लेखक कैलाश जी ने बताया कि उजाले में अंधेरा। तो ये दलित लेखक की स्थिति है कि उन्हें उजाले में भी अंधेरा लिखना पड़ता है, क्योंकि उनके लेखन में दलित जीवन की स्थिति है। इसलिए इसमें अंधेरे को लिखना ही पड़ता है। तो इस अंधेरे को उजाले में तब्दील करने का प्रयास वे कर रहे हैं। तो आलोचक मानते हैं कि इसमें एक तानता है, एक रस है, लेकिन जब तक दर्दों की स्थिति में बदलाव नहीं आएंगे तब तक ये एक तानता रहेंगी। इसमें एक तानता रहेगी, अंधेरा रहेगा। तो इसको उजाले में तब्दील करने का प्रयास कैलाश जी जैसे जो लेखक कर रहे हैं, उसको मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप आगे भी लिखिए, आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। 2-3 शब्दों में बताना कहा, इसलिए मैं जल्दी बोल रही हूँ।